हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन यानी कि मध्यमान विचलन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, और उसके अंतर्गत था मीन, मीडियन और मोड। इन सब की हम डिफिनीशन देखे थे और इससे रिलेटेड हम फार्मूला भी देखे थे, और फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी तरह आज गाइस हम कंटिन्यू करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को गिलफोर्ड ने अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में परिभाषित किया है कि मध्यमान विचलन मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों के विचलनों के लिए के मध्यमान हैं। और मीन डेविएशन में पॉजिटिव और निगेटिव चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्या है इन चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है। अब गैरेट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि गैरेट ने मीन डेविएशन के बारे में क्या कहा है। प्राप्तांकों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों का विचलन प्राप्त किया जाए, फिर पॉजिटिव और निगेटिव चिन्हों को ध्यान में रखते हुए मध्यमान प्राप्त किया जाए, तो प्राप्त संख्या मध्यमान विचलन कहलाती है। ये गैरेट के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन की परिभाषा है। इसको अगर हम फार्मूला इसका देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। किसी समूह के प्राप्तांकों का विचलन को विस्तार की अपेक्षा बेहतर रूप में प्राप्त करने के लिए उस समूह के मध्यमान को आधार मानकर उससे प्राप्तांकों के विचलनों के औसत को मध्यमान विचलन कहते हैं। गणना करते समय प्राप्त होने वाले पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह मॉड्यूलस यानी कि मापांक द्वारा हटा देते हैं। जैसे कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह लगाए जाते हैं, बट मॉड्यूलस जो लगाया जाता है, जैसे कि डी है, इसमें मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। जब ये लग जाता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो लास्ट में पॉजिटिव ही संख्या आती है, यानी कि मॉड्यूलस लगाने के बाद कोई भी संख्या निगेटिव नहीं होती है। फिर इसके बाद है किसी समूह के प्राप्तांकों के माध्यमान से विचलनों के औसत को मध्यमान विचलन कहते हैं। अब इसके गुण और उपयोग के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि गुण क्या हैं मीन डेविएशन के। मध्यमान विचलन अंक वितरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। ये जो है अंक वितरण का पूर्ण मतलब पूरे तरह से प्रतिनिधित्व करता है। फिर सेकंड है मध्यमान विचलन की प्रकृति को सरलता से समझा जा सकता है, यानी कि जो इसका नेचर है मीन डेविएशन की, इसकी जो नेचर है इसको आसानी से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है मध्यमान विचलन की गणना पर अधिकतम स्कोर का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो अधिकतम स्कोर है उस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग तब करते हैं जब अंक वितरण छोटा हो और हमें कम विश्वसनीय परिणाम की आवश्यकता हो। यानी कि इसका यूज तब किया जाता है जब अंक वितरण छोटा हो, यानी कि जो अंक वितरण जो डाटाज दिए गए हों बहुत छोटे हों और हमें कम विश्वसनीय, यानी कि ये जो है इससे आंसर जो मिलता है वो अधिक विश्वसनीय नहीं होता है। अगर कम विश्वसनीय हमें आंसर प्राप्त करना है या रिजल्ट लाना है और जल्दी लाना है, कम समय में लाना है, तब हम इस विधि का यूज करते हैं। फिर उसके बाद है मूल्यांकन के क्षेत्र में, यानी कि एवोल्यूशन के क्षेत्र में मध्यमान विचलन का उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि इसकी गणना में बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इससे रिजल्ट मिलता है वो कम विश्वसनीय होता है, तो इससे इवोल्यूशन नहीं किया जा सकता है किसी भी टॉपिक का या किसी भी आंकड़े का। इसका प्रयोग तब करते हैं जब अनुसंधानकर्ता को गणित का ज्ञान कम हो, यानी इसमें प्लस माइनस इन सब चिन्हों का कम यूज होता है। इसीलिए इसको जो रिसर्च करते हैं वो जिनको गणित का ज्ञान नहीं है वो इस विधि का यूज करते हैं। मध्यमान विचलन की सीमाएं। अब इसके पहले हमने गुण देखे थे, विशेषताएं देखे थे, यानी कि इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी लिमिट क्या है। पॉजिटिव और निगेटिव चिन्हों को कम महत्व देने के कारण इस प्रकार की गणना त्रुटिपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस, जो माइनस चिन्ह रहता है वो तो आता ही है, लेकिन हम मापांक लगाकर यानी मॉड्यूलस लगाकर उस चिन्ह को हटा देते हैं, जिससे हमारी जो गणना रहती है वो त्रुटिपूर्ण रहती है। तो ये इसकी हानि भी हम बोल सकते हैं कि ये इसकी हानियां हैं। अब जैसे कि अंक या आंकड़े दो टाइप के होते हैं, एक अव्यवस्थित और एक होता है व्यवस्थित। जैसे कि ये है, अगर इसमें वर्गांतर नहीं है यानी कि वर्ग अंतराल नहीं दिए गए हैं तो ये अव्यवस्थित होगा। अगर वर्ग अंतराल दिए गए होते तो वो व्यवस्थित होता।
तो जैसे कि इसमें क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया गया है, जैसे कि 60 से 64, 55 से 59, तो ये व्यवस्थित आंकड़े हैं। अब हम अव्यवस्थित अंक सामग्री का अगर हमें माध्य विचलन निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला देख लेते हैं कि उसके लिए हम कौन सा सूत्र या कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि मध्यमान विचलन यानी कि मीन डेविएशन, इसको हम निर्देशित करते हैं एमडी से, यानी कि मीन डेविएशन। एम डी इज इक्वल टू है सिग्मा मॉड में डी अपान एन। एन मीन्स आंकड़ों की संख्या, यानी कि जो पद दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। और जो डेविएशन रहता है यानी कि विचलन रहता है, अगर वो माइनस में है तो हम ये मॉड्यूलस लगाकर हटा सकते हैं। और सिग्मा का मतलब होता है जो विचलन यानी कि जो यहाँ आंकड़े आए हैं उनका योग। सिग्मा का मतलब ही होता है कि सम ऑफ डिजिट्स। डी का मीन्स होता है कि मध्यमान से प्राप्त प्राप्तांकों का विचलन। विचलन को डी से डिनोट करते हैं और प्राप्तांकों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। अब हम एक अव्यवस्थित आंकड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद उसका मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं। जैसे कि अव्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं 28, 28, 30, 35, 34, 33, 32, 36 इस प्रकार दिए गए हैं। अब ये इसको हम यक्स मान लेते हैं। अब सारणी बना लेंगे। अब यहाँ हम डी का मान यानी कि विचलन का मान निकालेंगे। तो विचलन का मान जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम लिखते हैं डी इज इक्वल टू यक्स माइनस यम। तो सबसे पहले हमें यम का मान निकालना होगा। तो यम का मान निकालने के लिए हमें माध्य, यम मीन्स होता है माध्य निकालना होगा। और माध्य इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि इनका योग और कितनी संख्या है इनको लिखेंगे। अब इस सभी डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो 256 आएगा। इसको ऊपर लिख देंगे और पदों की संख्या जितनी है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पदों की संख्या जो है वो 8 है। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो यही हमारा माध्य हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं यक्स में ये अगर मान है तो इसी को हम मान लेते हैं 32 इज इक्वल टू यम, ये है। अब यहाँ हमें डी बराबर निकालना है। तो डी बराबर होता है यक्स माइनस यम, यक्स यानी पूरी वैल्यू और यम यानी कि ये एक वैल्यू। अब 28 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ माइनस इतना आएगा। अब घटा देंगे, फिर उसके बाद अगर 32 में से 32 ही घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें से ये 33 में से 32 घटाएंगे तो क्योंकि ये 32 छोटा है तो यहाँ प्लस में आ जाएगी संख्या। अब डी का मान यहाँ निकल गया है इस प्रकार से। अब हम यहाँ से मॉड्यूलस डी का निकाल लेंगे, यानी कि इसका मापांक, क्योंकि हम जानते हैं मापांक जब लग जाता है तो कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं रह जाती है। तो -4 का 4 हो जाएगा, जितनी भी नेगेटिव संख्या है उसका पॉजिटिव संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आ गया। अब माध्य विचलन बराबर हम जानते हैं ये फार्मूला होता है एम डी इज इक्वल टू सिग्मा मॉड में डी अपान एन। अब सिग्मा डी का मीन्स होता है, जैसे कि ये पूरा जो आया है ये मॉड डी का मान आया है। अगर हम सबको ऐड कर लेंगे मॉड डी को तो हमारा सिग्मा डी आ जाएगा। पूरा ऐड करेंगे तो 20 आएगा। अब पदों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और इसी तरह लेते हैं, इसमें भी अव्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं, यक्स के मान ये हैं। और फिर हम फिर इसमें भी माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी कि इन सबको योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 102 आएगा। और पदों की संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 इसमें है तो इसी को हम यम लेंगे। तो डी इज इक्वल टू होता है यक्स माइनस यम, यानी कि यक्स ये पूरी संख्या है और इसमें से यम यानी कि 17 को घटाना है। 15 में 17 घटाएंगे तो -2 आएगा। इस प्रकार घटा देंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूलस लगा देंगे, मॉड में डी लिख देंगे। और इसका लगाने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या निगेटिव या ऋणात्मक नहीं रह जाएगी। तो यहाँ सभी संख्याएं जो हैं पॉजिटिव लिखी जाएंगी। अब हम जानते हैं कि माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड में डी अपान एन। सिग्मा मॉड डी ये है और सिग्मा यानी कि पदों का ये सभी सभी मॉड डी का योग, यानी कि ये। अब इन्हीं सभी को हम सभी विचलन को जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा मॉड डी आ जाएगा, यानी 6 जोड़ने पर ये 6 आएगा। और पदों की संख्या है 6, पदों की संख्या भी 6 है तो इस प्रकार कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसका मीन डेविएशन हो जाएगा। अब जैसे कि अब व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान विचलन की गणना। अब तक हम अव्यवस्थित आंकड़े लिए थे, अब हम व्यवस्थित आंकड़े लेंगे। व्यवस्थित आंकड़े में यही रहता है कि इसमें क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया रहता है, तो ये व्यवस्थित है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एम डी इज इक्वल टू सिग्मा मॉड में एफ डी। उसमें केवल डी था, इसमें एफ का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया गया है अपान एन, यानी कि पदों की संख्या। तो इसमें और अव्यवस्थित में यही डिफरेंस है कि इसमें उसमें एफ का मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई नहीं था और इसमें एफ का मल्टीप्लाई है। फिर इसमें यन, जहाँ यन इज इक्वल टू है आवृत्तियों का योग, और एफ टी का मतलब है, एफ मीन्स आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, और डी मीन्स होता है डेविएशन यानी विचलन, और इन दोनों का गुणनफल, एफ डी यानी कि आवृत्ति और विचलन का गुणनफल। अब इसमें वर्गांतर, जैसे कि इसमें नहीं लिखे हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम समझ सकते हैं, जैसे कि वर्गांतर क्वेश्चन में केवल वर्गांतर दिया रहता है और फ्रिक्वेंसी दी रहती है, बाकी ये सभी निकालना रहता है। तो हम इसे लिख लिए हैं, टेबल बना लिए हैं, अब इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद यक्स जो है यानी कि मध्यमान निकाला जाता है, यानी कि ये जो डिजिट दिया गया है इसको पहले ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 20 + 24 अगर करेंगे तो 4 यानी कि 44 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 22 आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इस और इस संख्या में कितना वर्गांतर है, यानी कि इनका अंतर कितना है। तो जैसे कि आंकड़ों को इसका जैसे कि 20 और 24 लिखा है, और 25 से 29 लिखा है। अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका मतलब होता है 20 से 24 तक पूरा, 20 भी लिया जाएगा, 24 भी लिया जाएगा। लेकिन अगर 20 से यहाँ डायरेक्ट यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ भी 25 होता है, यहाँ भी 25 है, तो इसका मतलब है 25 के नीचे तक, यानी 25 को छोड़कर 24 तक है। तो इसका अगर हम जैसे कि 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 इस टाइप से लिए होते, तो हम 25 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। जैसे कि 25 है, इसमें 25 है, इसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका वर्गांतर जो हम लेंगे उसे 5 लेंगे। यानी कि अब जो इन दोनों को योग किए हैं और बटे किए हैं 2 से, यानी डिवाइड किए हैं 2 से, तो 22 आ गई है। अब 22 में हम 5 जोड़ते चले जाएंगे। 22 में 5 जोड़ेंगे 27, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 32, इस प्रकार हम लिखते चले गए हैं। अब यहाँ एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ यम की वैल्यू निकालनी है, माध्य निकालना है। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता ही है। तो यहाँ से हम एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी कि एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 1 × 62, 2 × 57, फिर जो संख्या आएगी या जो मान आएगा उसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब हम एफ एक्स निकल गया है, अब हम माध्य निकाल लेंगे। जैसे उसमें माध्य निकालते थे वैसे इसमें भी माध्य निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उसमें था कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि वो अव्यवस्थित आंकड़ा था, ये व्यवस्थित आंकड़ा है, तो इसके लिए माध्य इस तरीके से निकाला जाता है। अगले वाली वीडियो में जो मैंने इसके पहले डाला था उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसे जाकर प्लीज़ देखिए। अब जैसे कि अब इसमें सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मान ये दिया गया है, पूरा टोटल अगर कर लेंगे तो 996 आया है। ये सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का टोटल आया है, तो इसको लिख लेंगे। फिर सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी 23 आया है, इसको लिख लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे, लगभग आया है 43.21। ये अप्रोक्सीमेट 43 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट संख्या को हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 45.55 है तो इसको हम 45 लिख सकते हैं इसमें, तो वही है। अब डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एम, यानी विचलन बराबर होता है एक्स माइनस एम। यम का मीन्स होता है वही माध्य, और यक्स पूरी ये संख्या दी गई है, माध्य कितना है 43। अब इसी में से नंबर वाइज हम 43 घटाते जाएंगे, जो आएगा उसको लिखते जाएंगे उसके चिन्ह के साथ। अब हम मॉड्यूलस लगा देंगे, यानी कि जैसे जो डी का मान अगर निगेटिव आया है तो वो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि मापांक का मतलब ही होता है कि सभी संख्याओं को पॉजिटिव लिख देना। तो इस प्रकार से ये मान हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ एफ और मॉड डी का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें इसी मान की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम एफ और जो ये एफ फ्रिक्वेंसी का और मॉड डी का इसका 1 और 19 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वही मान जो आता जाएगा वही लिखते जाएंगे। फिर इसका क्योंकि यहाँ सिग्मा लगा है तो यहाँ हम टोटल कर लेंगे इन पूरी संख्याओं का, तो 173 आया है। अब उसके स्थान पे हम रख देंगे मान, जैसे कि इसके स्थान पे 173 रख देंगे अपान में 23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 75 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि मीन डेविएशन जो आ जाएगी वो 77.5 आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम पहले से टेबल क्वेश्चन का लिख लिए हैं, तो इसका अगर माध्य विचलन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ये टेबल दिया गया है, तो सी आई का मान दिया गया है, यानी कि वर्ग अंतराल, और यफ का मान दिया गया है। तो यहाँ से हमें इसी फॉर्मूले में रखकर हम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं इस तरीके से।
और अगर ना समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा पॉज करिए पहले, फिर उसके बाद थोड़ा बैक लीजिए, फिर देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये भी अपने आप से एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस कीजिए, ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज हमें उम्मीद है, आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मीन डेविएशन और इसके बारे में। तो गाइज अगर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत लगे या कुछ भी अगर आपको और पढ़ना है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। हम सभी कमेंट को रिजॉल्व करेंगे, आप सभी की जो समस्याएं हैं उनको भी रिजॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग हमसे सेटिस्फाइड हो सकें। और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गया हो या अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसे देख सकें। और लास्ट में एक बात और, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।